अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज तहज्जुद में पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि दुनिया कमाने से पहले इंसान को आखिरत कमानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो इंसान आखिरत कमाएगा तो अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत दोनों में अजर देंगे। है कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो महिलाओं में और बच्चों में ज़्यादा है। पॉपुलैरिटी तो मेरे सब में, बुजुर्गों में भी, नौजवान भाइयों में, लेडीजों में है। तो जो रिश्वतखोरी है ना, इसको तो मैं बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगी। देखिए मैंने तो नहीं कहा मुझे मिलेगा, नहीं, आपने लेकिन मैंने पैनल में नाम दिया। पैनल मैं में इस तो चीज नाम की दिया। बोल रही हूँ हाँ। कि हाँ, अगर सरकार मुझे, कांग्रेस सरकार मुझे टिकट देती तो ठीक है, वरना जनता ने मुझे निर्दलीय उतारा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान खलील और स्वागत है आप सभी का सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। आज हमारी मुलाकात होने वाली है नेहा खान से और आज हम जानेंगे नेहा खान की पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, साथ ही साथ उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में। तो ये जो हमारी मुलाकात है बहुत ख़ास होने वाली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शुक्रिया भाई आपको और आपके तमाम दर्शकों को। अस्सलाम वालेकुम। ये अपने बारे में बताइए कि आप कितने तक पढ़े हो आप? देखिए पढ़ाई तो मेरी कंटिन्यू चल रही है। मैं फिलहाल अलवर से आरआर कॉलेज से BA LLB कर रही हूँ। अच्छा। तो इसके अलावा जो पहली जो प्राथमिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी आपकी? वो मैंने अपने फिरोजपुर जिरका जैन कॉलेज से की थी। अच्छा। यहाँ से क्या किया था आपने जैन कॉलेज से? वहाँ से मैंने BA की थी, वो मेरी आधी रह गई थी, मेरी कंटिन्यू यहाँ से चल रही है अलवर से। बताइए कि आपको फ्री टाइम में क्या काम करना पसंद है? मतलब देखिए मैं ज़्यादा तो मतलब पॉलिटिकल्स बुक को पसंद करती हूँ, राजनीति बुक को पढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं उसको पढ़ना पसंद करती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि यहाँ का माहौल क्या है, किस तरह यहाँ का माहौल चल रहा है और किस तरह सत्ता में रह के हम जनता की सेवा कर सकते हैं, कैसे हम उनको सुविधाएं दे सकते हैं। अच्छा नेहा जी, एक बात बताइए, ये अक्सर हम देखते हैं जो आम घरों की लड़कियां होती हैं तो लड़कियों का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता है राजनीति में, बट आप काफ़ी एक्टिव हैं इन चीज़ों में, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए पहले मैं भी एक्टिव नहीं थी, मुझे राजनीति पसंद नहीं थी, लेकिन जब मैं पढ़ रही हूँ, अब पॉलिटिक्स ही पढ़ रही हूँ, तो जब मैंने देखा कि जैसे हमारे हालात चल रहे प्रदेश में, हमारे इलाके में, तो लेडीज़ को राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए कि अपने इलाके में विकास करने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्या हक है, हमारे क्या राइट्स हैं। इसको जानने के लिए हर लड़की को और बेशक हर नागरिक को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए। अच्छा नेहा जी, वैसे तो पूरी इंडियन सोसाइटी पैट्रियार्कल है जिसमें बाप ही सारे डिसीजन लेता है और महिलाओं को हर एक सोसाइटी में या फिर हर एक रिलीजन में, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इस सोसाइटी में ये चीज़ है कि यहाँ लड़कियों को ना फैसले लेने की आज़ादी कम होती है। तो आप एज ए फीमेल और पूरे इलाके को लीड कर सकती हैं। देखिए शायद पहले ये रिवाज थी, लेकिन आज लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो रही है और आज वो अपने फैसले खुद ले रही है, क्योंकि उनको भी अधिकार है अपने फैसले लेने का। माँ बाप उन्हें पढ़ा दे ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए तो उन्हें कुछ फैसले अपनी जिम्मेदारी से भी लेने पड़ते हैं। एक बात बताइए, जैसे मेवात का जो रिवाज रहा है, यहाँ पर ये चीज़ होती है कि अक्सर जो लीडर होता है वो मेल होता है। जो औरतों की समस्याएं होंगी उनकी कुछ अलग समस्याएं होंगी जिन्हें लोगों ने अभी तक जाना ही नहीं है। आप एज ए फीमेल लीडर लोगों के बीच में जाती हैं, महिलाओं की बातें सुनती हैं, तो मुख्य क्या क्या समस्याएं हैं महिलाओं की, ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो समस्या है लेडीज जान सकती है, समझ सकती है। मेरे ख्याल से उसको मेल नहीं समझ सकता। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एक लेडीज उसको पता रहती है कि हमारे घर की क्या सिचुएशन है, घर में कैसी तंगी है, कैसे मतलब बेरोजगार की कमी है। आदमी है बेचारे सुबह अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो उन्हें इतनी फिक्र नहीं होती। महिलाएं घर में रहती हैं, उन्हें पता रहती है किस किस चीज़ की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्या क्या समस्या उनके पास है। तो मेरा मानना ये है कि लेडीज ज़्यादा बेहतर समझती है इस चीज़ को। नहीं, एक और चीज़ है ना कि अगर महिलाओं की बात की जाए तो जिस इलाके में हम बैठे हैं इस इलाके में लोग पढ़ाना भी पसंद नहीं करते हैं। क्या वजह है कि बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं? कुछ खास एक सिनेरियो आपने देखा हो? देखिए एक तो यहाँ हमारे मेवात में शिक्षा 0 है। हाँ, मतलब वजह क्या रही? अगर वजह ये है, community देखिए में एक तो यहाँ पे शिक्षा की सुविधा नहीं, इसलिए कोई पढ़ना पसंद नहीं करता। हाँ, तो और अगर resources की कमी अगर है। उनका मन भी करता है पढ़ने के लिए तो यहाँ शिक्षा है नहीं। कुछ हमारे यहाँ पे लेडीज बेचारी बाहर नहीं जा सकती, तो उनके लिए घर में अगर इधर हमारे इलाके में सुविधा होंगी तो पढ़ सकती हैं। लेकिन हमारे जो कि लीडर्स है इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर यहाँ कोई स्कूल, अच्छा स्कूल कॉलेज है तो वो पढ़ती, क्योंकि बोलते हैं ना अगर कोई चीज़ हमारे पास है तो शायद इसमें हम आगे निकल सकते थे। लेकिन जब यहाँ कोई शिक्षा की सुविधा नहीं है तो इसलिए उन्होंने पढ़ाई के लिए ध्यान नहीं दिया, तो ये इसका मेन रीज़न है। अच्छा, अभी फिलहाल आप जिला परिषद से मेंबर हैं, तो आपने अपने इस कार्यकाल में अब तक क्या क्या काम किए? देखिए हम विपक्ष है, हमें काम नहीं मिला।
हमारी जनता ने जो मीटिंग करी थी उसमें उन्होंने बोला था कि तुम विपक्ष में बैठना, चाहे काम मत मिले। लेकिन जब मैं अपने वार्ड में जा, फिर भी जब जितनी भी मीटिंग हुई है मैंने वो अटेंड की। मेरी जनता की जो भी परेशानी थी वो मैंने अपनी मीटिंग में रखी थी। कुछ तो काम हुए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि फंड रिलीज बिल्कुल ही नहीं आया। देखिए कुछ भी फंड नहीं मिला। जो हमारे प्रमुखन पे असल में कुछ केस वगैरह चल रहा है कुछ जमीन के मसले को लेके, तो कोई भी फंड उनके हमारे जितने भी पार्षद है 25 एक भी रुपए का फंड नहीं मिला। तो आपने कुछ भी नहीं कराया जी अभी तक नहीं। तो? लेकिन जो ये है ना रेनवाल का पानी आ रहा है, इसके लिए हमने 5-6 गांवों में वो जरूर बनवाए कुंडे, क्योंकि ये तो स्कीम चलती हुई आ रही है ना इस वजह से। वरना फंड 1 रुपए का नहीं मिला हमें। अगर आपको फंड मिलता तो क्या क्या प्राथमिकता होती है आप इलाके में काम कराने देखिए के? जब अगर फंड मिलता तो इंशाल्लाह जितने भी यहाँ के मुद्दे थे, चाहे पानी को लेके, बिजली को लेके, वो मैं पूरा करती। क्योंकि मैंने अपनी जनता से वादा किया था। जब उन्होंने मुझे मैदान में उतारा तो मैंने उनको कसमें दी थी और उन्होंने मुझे विश्वास जताया था। तो मैं उस वास के वास्ते और उस भरोसे के लिए अपनी जनता के सारे काम करवाती बिल्कुल। लेकिन अफसोस कि मुझे विपक्ष में तो मुझे काम नहीं मिला। अच्छा नेहा जी, एक बात और बताइए। जैसे अभी मैं यहाँ से आ रहा था ये अम्बेडकर सर्कल से, हाँ जी। तो यहाँ पर बहुत धूल उड़ती रहती है और पूरे झिरका का यही हाल है। ऐसा लगता है कि यहाँ लोग रह ही नहीं रहे हैं, इतनी धूल है। मतलब नूह या नूह डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो किसी भी अगर ऐसे बाजार में किसी में भी नहीं मिलेगी। इतनी गंदगी क्यों रहती है झिरका में? देखिए इस गंदगी का तो रीज़न आपको भी पता है कि हमारे लीडर है, इन्होंने कोई सुविधा नहीं करी। देखिए आप भी जानते हो इस चीज़ को कि पार्षद की शायद कोई इतना अहमियत पद नहीं है जो विधायक का होता है। चाहे भले ही बेशक वो विपक्ष में बैठे हो, लेकिन इतना तो फंड उन्हें मिलता है कि वो काम करवा सके। अरे साल में 1-2 फंड मिलता है, उसमें तो एटलीस्ट जनता का काम करवा सकते हैं। लेकिन उन्हें कभी विकास के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो मेरा मानना है कि जो यहाँ आदमीवाद की स्थिति हुई पड़ी वो हमारे यहाँ के लीडरों की वजह से है, जो भी स्थिति है। कई बार ऐसे मसले आते हैं कि जिनमें हम बिल्कुल टूट जाते हैं या फिर हम काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने हार मान ली हो कि यार अब नहीं हो रहा मेरे से? देखिए हकीकत है मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े मतलब इतने ऐसे कंडीशन आई थी, लेकिन मेरे में एक खासियत है, मैंने कभी हार नहीं मानी। क्या मोटिवेट करता है आपको? मेरा मानना ये है कि इंसान को कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। उसके सामने जो भी परेशानी आए ना, उसका डट के उसका सामना करना चाहिए। और अल्लाह ताला से मैंने जो भी मांगा, अल्लाह ने मेरी वो सारी परेशानी को दूर करा और अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। और जिस इज्जत के बदौलत आज मैं अपनी जनता के बीच में उनकी सेवा कर रही हूँ। और चाहे परिणाम चाहे जो भी होगा, इंशाल्लाह मैं हमेशा अपनी जनता के बीच में ऐसे ही रहूँगी, उनकी सेवा करने का काम करूँगी। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ पर आएँ तो नमाज के लिए कितना टाइम निकालते हैं, या फिर कुरान पढ़ना आता है, सीखा हो थोड़ा बहुत? देखिए अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज तहज्जुद में पढ़ती हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि दुनिया कमाने से पहले इंसान को आखिरत कमानी चाहिए। और जो इंसान आखिरत कमाएगा तो अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत दोनों में अजर देंगे। कुरान शरीफ पढ़ती हैं आप? जी नहीं, कुरान शरीफ नहीं पढ़ी। अच्छा, कभी हिंदी में पढ़ने का ट्राई किया? पता मैंने हिंदी में पढ़ी थी, लेकिन मतलब उलेमाओं ने बताया था कि हिंदी में इसको पढ़ना जायज़ नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है शायद, क्योंकि ना हिंदी में ना उसका खाली तर्जुमा आता है। तर्जुमा पढ़ा हो कुरान हाँ, तर्जुमा वगैरह पढ़ा तो उसमें थोड़ा समझ नहीं आता। जो हम उर्दू में पढ़ सकते हैं वो थोड़ा हिंदी में डिफिकल्ट है पढ़ना। हाँ, इंग्लिश में हम पढ़ सकते हैं बट हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट है उसे पढ़ना। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो जाती है चीज़ें। पहले तो यही बताइए कि आपको क्यों लगता है कि आप लोग आपको वोट देंगे MLA के लिए? जी क्यों, मुझ में ऐसी खासियत नहीं जो मुझे लोग वोट नहीं देंगे। नहीं, वो तो आप बताएंगे ना लोगों को कि देखिए मैं भी इस चीज़ को रखती हूँ और मेरी जनता को पता है कि हाँ मैं समाज सेवी हूँ और जनता के बीच में रह के मैं अपनी जनता का विकास करूँगी। क्योंकि मैं जानती, मैं खुद एक पढ़ी लिखी हूँ, खुद मैं इन समस्याओं को देख रही हूँ। तो पूरी तरह मैं अपने जो यहाँ पे बोलते भ्रष्टाचारी फैली हुई है, जंगल राज है, तानाशाही है, विकास नहीं है यहाँ, तो ये मेरे मुद्दे रहेंगे कि पूरा जो यह इलाका है इसको विकास के नाम से जाना जाएगा। जो आज इस पे पिछड़ेपन का टैग लगा हुआ है ना, इसको हटाने के लिए मैं अपनी जनता के बीच में उतरी हूँ। और जनता मुझे इस चीज़ के लिए मुझे वोट दे रही है कि वो हमारे काम को करेगी। क्योंकि ये पढ़ी लिखी युवा है, एक फीमेल है। अगर जिला परिषद की वोट डल रही है तो महिलाओं को इतनी आज़ादी तो होती है कि अगर उन्हें कोई कैंडिडेट अच्छा लग रहा है तो वो अपने हिसाब से डाल देती हैं। मगर MLA का जो इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि महिलाएं थोड़ी बंध जाती हैं। जहां उनके पति वोट देते हैं, अक्सर महिलाएं वहीं वोट देती हैं और अपने पति के अनुसार। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो महिलाओं में और बच्चों में ज़्यादा है। देखिए पॉपुलैरिटी तो मेरे सब में, बुजुर्गों में भी, नौजवान भाइयों में, लेडीजों में। लेकिन आपके लेडीज का कहा था, लेडीज देखो ये वोट डालने का अधिकार सबको है। सबको स्वतंत्रता का अधिकार, उसका जहाँ मन करेगा वो डालेगी। और आज की हमारी महिला को इतना तो उन्हें अधिकार है और इतना वो समझती हैं, जहाँ उनका मन करेगा वो वहाँ डालेंगी। और हमारे जो यहाँ की लेडीज, उनको मुझ में ऐसी कोई खासियत दिख रही है जिसकी वजह से वो मेरी तरफ आकर्षित हो रही हैं और वो मुझ में से कोई
खास चीज़ देखती है कि हाँ कि ये हमारे लिए विकास कर सके। मेरा जो लगाव है वो थोड़ा यतीमों पे और जो गरीबों मजलूमों पे ज़्यादा है, क्योंकि बोलते हैं कि जो गरीबों की मजलूमों की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा, और मैं इसी चीज़ में शुरू से यकीन रखती हूँ। अगर आप जीत जाते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या क्या प्राथमिकता होंगी, आप किन चीज़ों पर काम करोगे, किस तरह से विकास की बात कर रहे हो, आपके विकास कराएंगे, कैसे विकास कराएंगे? देखिए मेरा मुद्दा जो है विकास को लेके ये है कि जो हमारे यहाँ बेरोजगारी फैली हुई है और जो है भ्रष्टाचारी फैली हुई है, बिजली नहीं आती, पानी की समस्या है, सबको साथ लेने का मुद्दा होगा और सबके विकास का मुद्दा होगा। मतलब बेरोजगारी को जैसे कम करने के कोई उपाय है? देखिए मैं जितने भी मेरे यहाँ भाई बेरोजगार घूम रहे इंशाल्लाह उनको लगाऊंगी, 100% लगाऊंगी। और यहाँ कंपनी लाओगे या कंपनी भी हो चाहे, मतलब ये है कि जो भी मुझ पे होगा, जो भी नौकरी वगैरह उनके लिए होगी, जो पढ़े लिखे भाई होंगे उनके लिए तो नौकरी, सरकारी नौकरी दिलाने का काम मैं करूंगी, और उनके लिए जो भी रोजगार। नहीं, सरकारी नौकरी आप कैसे दिला सकते हैं, वो तो नहीं देखो, अगर सत्ता में हम आए तो एटलीस्ट हम रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, सरकार से बोल तो सकते हैं ना। हाँ, वो वैकेंसीज के लिए तो हम बोल सकते हैं। हाँ ठीक है। और जैसे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, अगर सेक्रेटरीट में भी कुछ काम कराना पड़ता है झिरका में, तो उसमें रिश्वत देनी पड़ती है। हाँ देखिए तो ये इन चीज़ों को कैसे हैंडल करोगे? रिश्वतखोरी है ना, इसको तो मैं इंशाल्लाह पूरी बंद कर दूंगी, क्योंकि गरीब है जो, शायद उनकी इनकम इतनी नहीं होती जितना उनको टैक्स भरना पड़ता है या उनको रिश्वत देनी पड़ती है। तो जो रिश्वतखोरी है ना, इसको तो मैं बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगी। कि आपके सामने जो कैंडिडेट्स हैं वो ममन खान है और वर्तमान में वो विधायक हैं। दूसरी बात, जो नौजवान तबका है उनका फैन है और उनकी पॉपुलैरिटी भी कम नहीं है, तो कैसे लगता है कि आपको कोई कांग्रेस का टिकट आपको मिलेगा उन्हें छोड़कर? देखिए मैंने तो नहीं कहा मुझे मिलेगा, लेकिन तो मैंने पैनल में नाम दिया, मैं इस चीज की बोल रही हूँ हाँ। कि हाँ अगर सरकार मुझे, कांग्रेस सरकार मुझे टिकट दी तो ठीक है, वरना जनता ने मुझे निर्दलीय उतारा है मैदान में, और मेरा मानना ये है कि जनता जिसका साथ देगी उसकी सरकार बनेगी। हाँ सही बात। नहीं तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आपको टिकट मिले या ना मिले, आप इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने ममन जी के खिलाफ पैनल में नाम दिया है, क्या वजह हुई है कि जो विधायक से इतने लोग खफा हैं? देखिए खिलाफ तो कोई भी नहीं, सबको अधिकार है लड़ने का, सब लड़ सकते हैं, इसमें खिलाफ की कोई बात नहीं है। और मेरा भी मानना ये, सब भाइयों को अधिकार है, सब लड़े, खूब लड़े, चाहे 10 भाई नाम दे चाहे 20 नाम दे, इसके लिए ये नहीं कि ममन जी लड़ेंगे या मैं ही लड़ूंगी, सबको अधिकार है, लड़े सब। ये जो 4 लाइन का मसला है ये बहुत बड़ा मसला है, तो इसको लेकर आपकी क्या रणनीति होगी, या अभी तक आपने एज ए जिला परिषद में कुछ किया हो, इसके लिए कोई ज्ञापन दिया हो? देखिए जिला परिषद का तो मैंने आपको बताया भी था, और मैंने जब एक बार खट्टर साहब यहाँ आए थे तो मैंने एक बाइट भी दी थी इस रोड को लेके कि इस रोड को बनवाया जाए, क्योंकि ये खूनी रोड है, आए दिन हमारी बहन यतीम हो रही हैं, बेवाएं हो रही हैं और भाइयों की जान जा रही है। तो हमारी अब भी यही है कि अगर हमारी जीत हुई तो इंशाल्लाह हम सबसे पहले इस रोड को बनवाएंगे। और इस बार झिरका की जो सीट है वो भी हॉट सीट होने वाली है, तो क्या लगता है आपको आने वाले? देखिए इस बार जो वोट है वो इस बात पे डलेगी, एक तो मैं युवा नेता हूँ और फीमेल हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज को हर चीज में आगे होना चाहिए, और राजनीति में तो ज्यादा, क्योंकि जो आवाज एक लेडीज उठा सकती है शायद वो मेल नहीं उठा सकता। जब एक औरत घर को चला सकती है तो वो राज्य को भी अपने दम पर चला सकती है। आप जब जिला परिषद से लड़े तो आपने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया, और वहीं दूसरी ओर देखें तो जो ममन जी हैं वो वैसे तो कांग्रेस के विधायक हैं, मगर उनके ही भाई की जो अहलिया थी उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। तो इस दोहरी राजनीति पर कुछ कहना चाहोगे? और फिर अगर आपने नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, या फिर आपके पास ऑफर ही नहीं आया था, ऐसा कुछ था? देखिए मेरे पास ऑफर भी आया था, सब पैसे भी आए, सब चीज़ आई थी, लेकिन मैंने बोला आपको पहले भी, मेरी जनता की इसमें राय नहीं थी, उन्होंने बोला था कि बीजेपी में नहीं जाना, तो मैं नहीं गई। और रही बात ममन जी की, उनकी कोई वजह रही होगी, उनका कोई फैमिली मैटर रहा होगा, इस चीज़ पे देखो मैं कुछ नहीं कह सकती, वो जानते हैं या फिर उनके फैमिली मैटर जानते हैं, उन्होंने बीजेपी के लिए क्यों दी, क्या उनका रीज़न रहा, वो बेटर जानते हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। तो दोस्तों हमने बात की नेहा खान से, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी। अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो आप नेहा खान से पूछना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी बात को नेहा खान तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे ही इंटरव्यूज़ और मेवात के सेलिब्रिटीज़, साथ ही साथ पॉलिटिकल लीडर्स के इंटरव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।